दोस्तों मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद रजनीश में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं प्रत्येक दिन टारगेट ऑफ द डे का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आता हूं। ये टारगेट ऑफ द डे मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी विद रजनीश में दिए जाते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं आज के टारगेट ऑफ द डे के एक्सप्लेनेशन वीडियो की ओर। आप देख पा रहे होंगे आज के टारगेट ऑफ द डे का टॉपिक है पादप आकारिकी, पादप उत्तक, प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन तथा पादप रोग। इस टॉपिक से संबंधित पीडीएफ भी यहाँ पे देखिए भेज दिया गया है। तो आइए आज इन सभी टॉपिक को हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक पादप आकारिकी, जिसे अंग्रेजी में प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। आकारिकी विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को पादप आकारिकी कहते हैं। पादप आकारिकी के अंतर्गत सबसे पहले आज हम लोग जड़ के बारे में बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे जड़ को अंग्रेजी में रूट कहते हैं। जड़ पौधे का अवरोही भाग है। अवरोही कहने का मतलब कि वो नीचे की ओर बढ़ता है, जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ों का रूपांतरण यहाँ पे देखिए बताया गया है रेड कलर के बॉक्स में। शंकु आकार, जिसे अंग्रेजी में कोनिकल कहते हैं, और शंकु आकार के जड़ का उदाहरण है गाजर। कुंभी रूप, कुंभी रूप का उदाहरण है सलजम और चुकंदर। तरकु रूपी जड़ का उदाहरण है मूली। तो ये सारे मूसला जड़ है और तथा उनके उदाहरण है, ठीक है ना। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है। जड़ प्रकाश से दूर वृद्धि करता है, कहाँ? भूमि में और नीचे की ओर। चूंकि जड़ नीचे की ओर वृद्धि करता है इसीलिए जड़ को पौधे का अवरोही भाग कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग तना के बारे में बात करेंगे। यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तना हमेशा प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, तो यह पौधे का आरोही भाग है। यह प्रकाश से विकसित होता है, यह प्राकुर से विकसित होता है। यह पौधे का प्ररोह तंत्र बनाता है। यह प्राकुर से विकसित होता है तथा पौधे का प्ररोह तंत्र बनाता है। तनों का रूपांतरण यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। तने चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कंद, धनकंद, सलकंद और प्रकंद। इसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब और राइजोम, ठीक है। तो कंद का उदाहरण है आलू। आलू किसका उदाहरण है? कंद। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कंदा आलू एक जैसा होता है, तो वो कंद का उदाहरण है, ठीक है। धनकंद, धनकंद का उदाहरण है बंडा और केसर। सलकंद, सलकंद आप इसको ऐसे को रिलेट करके याद कर सकते हैं। सलकंद यानी कि सलाद। तो सलाद में सबसे उपयोगी जो होता है वो प्याज होता है, तो सलकंद प्याज है। प्रकंद में हल्दी और अदरक आते हैं। अब हम लोग पत्तियों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है, यह हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का बनाना है, ठीक है। पत्तियों का मुख्य काम क्या है? तो भोजन का निर्माण करना है। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल ही भोजन के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ है, ठीक है। तो ये सब हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पादप के आकारिकी को पढ़ रहे हैं। पादप के आकारिकी के अंतर्गत जड़, तना, पत्ती, पुष्प इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसी के अंतर्गत अब हम लोग पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। यह पौधे का जनन अंग होता है। पुष्प में बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग नर जननांग व जायांग मादा जननांग होता है, ठीक है। चलिए पुमंग के बारे में अब हम लोग देखेंगे। पुमंग, पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर में ही परागकण पाए जाते हैं। पुमंग में एक से अधिक पुंकेसर होते हैं और परागकण जो है वो पुंकेसर में ही पाए जाते हैं। जायांग, जायांग जो कि मादा जननांग है पौधों में। इसमें अंडप होता है। जननांग में क्या होता है? अंडप होता है और अंडप के तीन भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे परागन के बारे में बताया गया है। परागन, पराग कोश से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर पराग कणों की पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। और परागन दो प्रकार से होता है, स्वपरागन और परपरागन। अब हम लोग बात करेंगे निषेचन। क्या? निषेचन, पराग नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांड काय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचती है और पराग कणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्म एक अंड कोशिका में संयोजन करता है और इससे निषेचन कहते हैं। निषेचन अंड युग्म, निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। जो अंडा निषेचित हो गया है वो क्या कहलाता है? युग्मनज। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। आवृत बीजी में निषेचन जो होता है वो त्रिक संलयक होता है, जबकि अन्य पौधों में द्विसंलयन होता है, ठीक है ना। आवृत बीजी, आवृत बीजी किसे कहते हैं? आवृत बीजी वैसे पौधों को कहते हैं जिनके बीज जो है वो घिरे होते हैं। और अनावृत बीजी वैसे पौधों को कहते हैं जिनके बीज जो है वो घेरे हुए नहीं होते हैं, यानी कि उन पे कोई आवृत्ति नहीं होता है। आवृत मतलब कोई चादर नहीं होता है। तो अनावृत बीजी को ही नग्न बीजी भी कहते हैं, ठीक है।
आवृत बीजी में जो निषेचन होता है वो त्रिक संलयन के रूप में होता है, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्विसंलयन के रूप में होता है। ठीक है। अनिषेक फलन, ध्यान से देखेंगे, कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय में फल बन जाते हैं, बिना निषेचन के ही अंडाशय में फल का निर्माण हो जाता है, तो इसे ही अनिषेक फलन कहते हैं। इस प्रकार बिना निषेचन के फल विकसित होने विकास को इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन कहते हैं। साधारणतः इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, यानी कि उनमें बीज नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, जब निषेचन ही नहीं हुआ तो बीज कहाँ से आएंगे। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? केला, पपीता, नारंगी, अंगूर व अनानास। यहाँ पे देखिए हेडिंग है फल का निर्माण। फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, सरल फल, पुंज फल और संग्रंथित फल। ठीक है। सरल फल के अंतर्गत अमरूद और केला आते हैं, पुंज फल के अंतर्गत स्ट्रॉबेरी, रसभरी आते हैं, और संग्रंथित फल के अंतर्गत कटहल, सहतूत इत्यादि आते हैं। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं, और ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। जिन फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज एवं पुष्पासन आते हैं, इस तरह के फलों को क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। और इसके उदाहरण है सेब और कटहल। ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ फल और उनके खाने योग्य भाग्य का नाम लिखा हुआ है। कुछ फल एवं उनके खाने योग्य भाग का नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले सेब का पुष्पासन। सेब का कौन सा भाग खाते हैं? पुष्पासन। ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। सेब और नाशपाती दोनों लगभग एक ही तरह के फल हैं, और उनके नाशपाती का भी पुष्पासन ही खाने योग्य भाग है। यहाँ पे देखिएगा आम, मध्य फल भीति, अभी आम का सीजन भी चल रहा है। आम में देखिएगा मध्य फल भीति कहा गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो आम का खाने योग्य भाग है वो मध्य में है, और यह किस रूप में है? तो भीति के रूप में है, तो इसका मध्य फल भीति। अमरूद का फल भीति, यानी कि अमरूद का पूरा फल भीति भी खा जाते हैं और बीजांड भी खा जाते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। अमरूद, अंगूर को भी समूचा खा लेते हैं, खाते हैं ना, और अमरूद को भी समूचा खा लेते हैं, तो उसका मध्य फल भीति भी खा लेते हैं। फल का जो भीति वाला भाग होता है वो भी खा लेते हैं, पूरा बीजांडासन भी खा लेते हैं, पूरा बीज वगैरह भी खा लेते हैं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए फल भीति और बीजांडासन का एक और उदाहरण है टमाटर का हम मतलब फल भीति भी खाते हैं और उसके बीज भी खा जाते हैं। तो टमाटर, अमरूद और अंगूर का जो खाने योग्य भाग है वो एक ही है, फल भीति तथा बीजांडासन। ठीक है। पपीता का मध्य फल भीति। पपीता और अमरूद, आम से इसको कंपेयर करके देखिएगा। पपीता को भी छील कर खाते हैं और बीच वाला भाग नहीं खाते हैं। उसी प्रकार आम में भी छील के खाते हैं और उसका बीच वाला भाग यानी कि गुठली को नहीं खाते हैं। सेम पपीता में भी है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं जो ऑब्जर्व कर पाया हूँ वही सारे चीज को यहाँ पे समझा रहा हूँ। नारियल भ्रूणपोष। ठीक है। टमाटर के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, फल भीति एवं बीजांडासन। केला मध्य एवं अंतः फल भीति। फल भीति इसका कहाँ खाते हैं? इसका जो छिलका है उसको तो निकाल देते हैं, तो मध्य जो छिलका और अंदर का भाग है, उस चूंकि केला में बीज नहीं पाया जाता है, तो छिलका और अंदर का जो भाग है उसको मध्य बोलते हैं, और अंतः जो अंदर का भाग है उसको अंतः भीति बोलते हैं। तो ये केला में मध्य और अंतः दोनों भाग खा लेते हैं। गेहूं का भ्रूणपोष एवं भ्रूण, काजू का पुष्पवृंत एवं बीजपत्र, लीची का एरिल, चना का बीजपत्र एवं भ्रूण, मूंगफली का बीजपत्र एवं भ्रूण, और सहतूत का रसीले परिदलपुंज। कटहल परिदलपुंज व बीज, अनानास परिदलपुंज, और नारंगी जूसी हेयर। देखिए नारंगी तो ऐसे भी याद हो जाएगा चूंकि अकेला है, तो इसका जो नारंगी में बाल जैसा रस धारी होता है और उसमें रस भरा होता है, तो जूसी हेयर कह सकते हैं उसको। लीची को भी याद कर लेंगे, लीची को एरिल। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने पादप आकारिकी के बारे में बात कर लिया है। अब हम लोग पादप उत्तक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आगे है पादप उत्तक। पादप उत्तक के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। पादप उत्तक को 2 भागों में बांटा गया है, विभोज्योतकी उत्तक और अस्थायी उत्तक। विभोज्योतकी उत्तक को 2 भागों में बांटा गया है, शीर्षस्थ विभोज्योतक, पार्श्व विभोज्योतक और अंतर्वेशी विभोज्योतक। वहीं अस्थायी उत्तक को भी 2 भागों में बांटा गया है, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक के 3 प्रकार होते हैं, दृढ़ उत्तक, स्थूलकोण उत्तक और मृद उत्तक, यानी मृद उत्तक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। जबकि जटिल उत्तक के 2 प्रकार होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो ये सारे जो हैं वो पार्ट हैं किसके? पादप उत्तक के। सबसे पहले आइए हम लोग उत्तक के बारे में थोड़ा जान लें। उत्तक क्या है? तो समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप समझेंगे, अगर आप कोशिका पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कोशिका जीवन का किसी के पादप हो या जंतु हो,
हर किसी के जीवन का सबसे जो बेसिक यूनिट है वो कोशिका है, और कोशिकाओं से मिलकर ही उत्तक का निर्माण होता है। तो जहाँ पे उत्तक का निर्माण होता है वहाँ पे जो कोशिका मिलते हैं उनकी संरचना, उत्पत्ति और कार्य करने की जो क्षमता होती है वो एक जैसी होती है, तभी उत्तक का निर्माण होता है। तो यहाँ पे भी वही बात कहा गया है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग विभोज्योतकीय उत्तक के बारे में बात करेंगे। पौधों के वर्धित क्षेत्रों को विभोज्योतकीय उत्तक कहते हैं, यानी कि पौधे के वे क्षेत्र जो वृद्धि करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभोज्योतकीय उत्तक। इनसे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। जाहिर सी बात है, जो कोशिका बढ़ने वाला है तो वो वृद्धि करेगा और पौधों में विभिन्न अंगों का निर्माण करेगा, जैसे पत्तियां, आपके तने, जड़ इत्यादि। ठीक है ना। आगे है, यह प्रक्रिया पौधे में जीवन प्रयत्न चलते रहती है। ठीक है। और विभोज्योतकीय उत्तक के विशिष्ट लक्षण है जो कि निम्न है। ये गोलाकार, अंडाकार एवं बहुभुजाकार होते हैं। इनकी भित्ति पतली व एकसार यानी एक जैसी होती है। जीव द्रव्य सघन होता है। देखिए, उत्तक का निर्माण हुआ है कोशिकाओं से, तो बहुत सारे कोशिका मिलकर उत्तक बने हैं, तो उन्हीं कोशिकाओं के बीच का जो द्रव्य होता है वही उत्तक का जीव द्रव्य कहलाता है। तो जो विभोज्योतकीय उत्तक होते हैं उनका जो जीव द्रव्य होता है वो कैसा होता है? सघन होता है। केंद्रक जो होते हैं विभोज्योतकीय उत्तक में बड़े और रसधानी छोटा होता है। ये विभोज्योतकीय उत्तक की कोशिकाओं के बारे में कहा गया है कि विभोज्योतकीय उत्तक की कोशिका का जीव द्रव्य जो होता है वो सघन होता है और उनकी कोशिकाओं का केंद्रक जो होते हैं बड़े होते हैं और रसधानी छोटी होती है। कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। ठीक है। जो विभोज्योतकीय उत्तक हैं उनके विभोज्योतकीय उत्तक का निर्माण क्या हुआ है? उनके जैसे ही, एक ही जैसे ही कार्य करने वाले कोशिकाओं से, और इन्हीं कोशिकाओं के बीच का जो अंतरकोशिकीय स्थान होता है वो काफी कम होता है, यानी अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मोटा मोटी विभोज्योतकीय उत्तक के बारे में बात किया। सीधा सीधी अगर कहा जाए तो विभोज्योतकीय उत्तक पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जो विभाजित होते हैं, जो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है ना। ठीक है। विभोज्योतकीय उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है: शीर्षस्थ विभोज्योतक, पार्श्व विभोज्योतक और अंतर्वेशी विभोज्योतक। सबसे पहले हम लोग शीर्षस्थ विभोज्योतक के बारे में पढ़ेंगे। ये उत्तक जड़ों अथवा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं तथा पौधे की प्रारंभिक वृद्धि विशेषकर लंबाई इन्हीं के कारण होती है। शीर्षस्थ विभोज्योतक जो विभोज्योतकीय उत्तक का एक भाग है वो कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों तथा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, और पौधे की जो प्राथमिक वृद्धि होती है वो शीर्षस्थ विभोज्योतकीय उत्तक के बाद से ही होती है। अब हम लोग पार्श्व विभोज्योतक के बारे में बात करेंगे। इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। पार्श्व विभोज्योतक से क्या होता है? इनका जब विभाजन होता है तो जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, अर्थात इनके तना एवं जड़ की मोटाई बढ़ती है। देखिए, पार्श्व मतलब साइड में, किनारे किनारे चौड़ाई बढ़ेगा। पार्श्व विभोज्योतकीय उत्तक से क्या होता है? तो पौधे की चौड़ाई बढ़ती है, तनों की चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है ना। जड़ की मोटाई बढ़ती है। ठीक है। अब हम लोग अंतर्वेशी विभोज्योतकीय उत्तक के बारे में बात करेंगे। यह वास्तव में शीर्षस्थ विभोज्योतकी का अवशेष है। जो अंतर्वेशी विभोज्योतक है यह एक्चुअल में क्या है? तो शीर्षस्थ विभोज्योतक का अवशेष है जो बीच में अस्थायी उत्तक के आ जाने से अलग हो जाता है। जब शीर्षस्थ विभोज्योतक में बीच में अस्थायी उत्तक आ जाता है तो उसी उत्तक का एक भाग अलग हो जाता है, वही अंतर्वेशी विभोज्योतक है। इनकी क्रियाशीलता में भी पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। मतलब ये भी पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं, और इनका महत्व वैसे पौधों के लिए है जिनके शीर्ष भाग या शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। घास को आप देख सकते हैं, घास के या फिर कोई भी पौधा जिसका शीर्ष कोई जानवर खा गया है, तो उस समय जो पौधे में वृद्धि होता है, उसकी लंबाई में जो वृद्धि होता है वो अंतर्वेशी विभोज्योतकीय उत्तक के द्वारा ही होता है। क्योंकि अंतर्वेशी विभोज्योतकीय उत्तक किसका भाग था, किसका अवशेष है? तो शीर्षस्थ का। तो ये वहां पे अपना रोल अदा करता है। ठीक है। अब हम लोग देखिए, यहाँ पे अस्थायी उत्तक, हम लोगों ने विभोज्योतकीय उत्तक के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग अस्थायी उत्तक के बारे में बात करेंगे। अस्थायी उत्तक उन परिवार कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो देती हैं। देखिए, मैंने बताया आपको कि उत्तक जो है कोशिकाओं से बने होते हैं, लेकिन अस्थायी उत्तक किस तरह के कोशिकाओं से बने हैं? तो वैसे कोशिकाओं से बने हैं जिन्होंने विभाजन की क्षमता को खो दिया है, यानी कि जो विभाजन करने में असमर्थ है तथा विभिन्न कार्यों को विभाजन करने में असमर्थ हैं तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी हैं। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती हैं, यानी अस्थायी उत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो मृत और जीवित दोनों हो सकती हैं। ठीक है। अस्थायी उत्तक को 2 भागों में बांटा गया है: सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक, यदि अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना हो तो ऐसे उत्तक को सरल उत्तक कहते हैं। हालांकि सरल उत्तक को भी 3 भागों में बांटा गया है: मृदुत्तक, स्थूलकोणोत्तक और दृढ़ उत्तक, जिसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। आप याद रखेंगे, वहां पे ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया था। यहाँ पे देखिए, जटिल उत्तक, यदि अस्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें जटिल उत्तक कहते हैं। जटिल उत्तक को 2 भागों में बांटा गया था: जाइलम और फ्लोएम।
चूंकि जाइलम और फ्लोएम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ना है। जाइलम, इसे प्रायः कास्ट भी कहा जाता है, इसे प्रायः कास्ट भी कह देते हैं। यह संवहनी ऊतक है, यानी कि पौधों में पदार्थों के संवहन में सहायक होता है। ठीक है, इसके दो मुख्य कार्य हैं। कौन से दो मुख्य कार्य हैं? एक तो यह जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है। कहां से कहां तक? तो जड़ों से तना एवं पत्तियों के बीच। दूसरा, यह पौधे को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। कौन? जाइलम। हालांकि फ्लोएम का भी यही कार्य है, लेकिन फ्लोएम क्या करता है कि भोज्य पदार्थों को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। देखिए आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अगला पॉइंट को देखते हैं। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक बलय को गिनकर की जाती है। आप देखे होंगे पौधों में जो बलय होता है वो बलय एक्चुअल में जाइलम ही होता है। ठीक है, तो पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक बलय को गिनकर ही की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह जो विधि है वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, अब हम लोग फ्लोएम के बारे में बात करेंगे। फ्लोएम, यह भी संवहन बंडल ऊतक है, यह भी संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है। अभी हमने बताया जाइलम और फ्लोएम क्या है, तो ये संवहन ऊतक है और ये जटिल ऊतक उदाहरण है, यानी कि इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो एक से अधिक कोशिकाओं से हुआ है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है। ठीक है ना, तो इसीलिए जटिल ऊतक है। जिस तरह से जाइलम के दो मुख्य कार्य हैं, जल एवं खनिज लवण का संवहन और पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, वैसे भी फ्लोएम का भी दो ही प्रमुख कार्य है। एक तो यह है कि इसका जो मुख्य कार्य है वह पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाना। इसके अलावा यह भी पौधे को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। दोस्तों अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करेंगे, जिसे अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। संश्लेषण पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किनका होना आवश्यक है? तो जल का, पर्णहरित का, प्रकाश का और कार्बन डाइऑक्साइड का। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका निर्माण होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे समीकरण के माध्यम से दिखाया गया है। 6CO2 + 12H2O उपस्थिति है प्रकाश एवं क्लोरोफिल की, और जो उत्पाद बना है उसमें ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 प्लस जल 6H2O प्लस ऑक्सीजन 6O2। ठीक है ना, यहाँ पे 6, 12, 6, 6 ये सारे जो अंक हैं वो समीकरण को संतुलित करने के लिए लगाए जाते हैं। अब एक प्रश्न यह उठता है कि आखिर समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो इसलिए समीकरण को संतुलित किया जाता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ के परमाणु भाग लेते हैं लगभग उतने ही परमाणु का निर्माण भी होता है, यानी उत्पाद भी उतने ही परमाणु के बनते हैं। एक नियम पढ़ना है पदार्थ की अनुस्वरता का नियम, जिसमें कहा गया है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु तो तथा अभिक्रिया के बाद बनने वाले परमाणु की संख्या समान होती है। ना तो परमाणुओं का नाश होता है ना ही निर्माण होता है, बल्कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक रूप से दूसरे रूप में। ठीक है ना, तो आप समझ चुके होंगे कि क्यों ये लगाया जाता है। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, कौन कौन से आवश्यक हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल से घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है और इसकी मात्रा 0.03% है। तो जो भी पौधे स्थल पे हैं वे भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? तो वायुमंडल से ले लेते हैं। वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों में विसरण के द्वारा पहुंचता है, और पत्तियों में जो जल है वह सिराओं से, जड़ों से परासरण के द्वारा पहुंचता है। देखिए अगला पॉइंट भी यही है कि पत्ती की कोशिकाओं में जल सिरा से परासरण द्वारा तथा वायुमंडल से CO2 विसरण द्वारा जाता है। ठीक है ना, परासरण और विसरण क्या है आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में जो आवश्यक जल होते हैं, पत्तियों को जो जल की आवश्यकता होती है वो कहाँ से अवशोषित होती है? तो पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित होती है। एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इन्हीं जल के अपघटन से प्राप्त होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम अभिक्रिया है या प्रथम भाग है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और यह प्रकाशीय क्षेत्रों में होता है। इसमें क्या होता है कि जल का अपघटन होता है, और जल का अपघटन दो अणुओं के रूप में होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वह जल के अपघटन से ही प्राप्त होता है। आगे है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैंथोफिल। इनमें क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है, या प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में ही होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है।
अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्लोरोफिल के केंद्र में किस तत्व के परमाणु मौजूद होते हैं, तो मैग्नीशियम के, ठीक है ना, याद रखेंगे। क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल प्रकाश में किन किन रंगों को ग्रहण करता है, तो बैगनी, नीला तथा लाल रंग को। अगर लाल रंग का प्रकाश है तो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी, और वहीं बैगनी रंग का अगर प्रकाश है तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होगी, याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन अपचयन की अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन होता है। जल का उपचयन किसमें होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा गया इसमें जल का उपचयन होता है, और जल के उपचयन से ऑक्सीजन के बनने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। सॉरी, इसको फिर से पढ़ देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के बनने में होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, मतलब उसमें जुड़ते हैं और इससे क्या निर्माण होता है, ग्लूकोज। और जल जब टूटते हैं तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो उपचयन और अपचयन बेसिकली टूटने और जुटने की क्रिया है। उपचयन में जल के अणुओं को तोड़ा जाता है, और अपचयन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के अणु को जोड़ा जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दो अवस्थाओं में होती है, प्रकाश रासायनिक क्रिया जिससे, और दूसरा जो है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। यानी कि एक क्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण के जो प्रकाश के द्वारा होता है, और दूसरे क्रिया में प्रकाश की कोई भूमिका नहीं होती है। आगे हम लोग सबसे पहले हम लोग प्रकाश रासायनिक क्रिया के बारे में बात करेंगे। यह क्रिया क्लोरोफिल के घृणा में संपन्न होती है। इसे हील क्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनते हैं। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में एटीपी व NADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया को संचालित करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो जो प्रकाश रासायनिक क्रिया जो है, उससे जो ऊर्जा निकलता है वो किस रूप में काम करता है, तो प्रकाशहीन जो रासायनिक क्रिया होता है उसको संचालित करने में मदद करता है। अब हम लोग प्रकाशहीन प्रतिक्रिया के बारे में बात करेंगे। यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है। जो प्रकाश रासायनिक क्रिया है वो घृणा में, और प्रकाशहीन प्रतिक्रिया जो है वह स्ट्रोमा में होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा एवं स्टार्च का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे अपचयन होता है और शर्करा और स्टार्च का निर्माण होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण को समझने का प्रयास किया। अब हम लोग पादप हार्मोन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पादप हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन एक पदार्थ होते हैं जो पौधों में या जंतुओं में किसी भी क्रियाओं को संपन्न होने में मदद करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पादप हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। पौधों में जो हार्मोन होते हैं वो निम्न है। पहला जो है ऑक्सिन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। आपसे पूछे जा सकते हैं कि पौधे की वृद्धि को कौन नियंत्रित करता है, तो ऑक्सिन नियंत्रित करता है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है, और इसके जो प्रमुख कार्य हैं वो यह है कि इसके कारण पौधे के शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है तथा पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। यानी कि शीर्ष भाग में वृद्धि होता है और पार्श्व जो किनारे के भाग हैं वो उनकी वृद्धि रुक जाती है। यह पत्तियों के विलयन को रोकता है, पत्तियों को टूटने से बचाता है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। अनिषेक फल क्या होते हैं हम लोगों ने बात कर लिया है। यह फलों को गिरने से रोकता है, ठीक है। अब हम लोग जिब्रेलिन्स के बारे में बात करेंगे। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की थी। यह बौने पौधों को लंबा कर देता है। यह फूल बनने में मदद करता है। यह बीजों के प्रसुप्ति को भंग करके उसे अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। अगर मान लीजिए कोई बीज जो है वो अंकुरित होने की स्थिति में नहीं है तो जिब्रेलिन्स उसको उत्तेजित करके या उसको आगे अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। ये काष्ठीय पौधों में कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाता है। इसके छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल फूलों का उत्पादन किया जाता है। अगर पूछा जाए कि जिब्रेलिन्स किससे प्राप्त होते हैं तो कवक से प्राप्त होते हैं। अब हम लोग साइटोकाइनिन के बारे में बात करेंगे। ये सारे क्या है? पादप हार्मोन हैं जो पौधों की क्रियाओं को, पौधों की गतियों को या पौधों के विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए, इसकी खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में की थी, परंतु इसका नामकरण लिथाम ने किया था। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करते हैं। यह ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन में एवं विकास में मदद करता है। यह पौधे की जीर्णता को भी रोकता है, इन पत्तियों को झड़ने से भी रोकता है। यह आरएनए एवं प्रोटीन के बनाने में भी सहायता करता है, ठीक है। यह बौने पौधे को लंबा करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो साइटोकाइनिन का। अब हम लोग एब्सिसिक एसिड के बारे में बात करेंगे। इस हार्मोन की खोज सबसे पहले 1961 से 65 ईस्वी में कार्ल एवं एडिकोट तथा बाद में वेयरिंग ने की थी। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी कि पौधे की वृद्धि को रोकता है। यह बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है और यह बीजों को अंकुरित होने से भी रोकता है।
ठीक है। यह पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है, यानी कि पत्तियों को झड़ने में मदद करता है। यह पुष्पन में भी बाधक है, ठीक है, मतलब कि ये एक तरह से वृद्धि रोधक हार्मोन है, कह सकते हैं, ठीक है। चलिए एथिलीन के बारे में बात करते हैं। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। हार्मोन के रूप में इसे वर्ग ने 1962 ईस्वी में प्रमाणित किया था। एथिलीन को हार्मोन के रूप में किसने सबसे पहले प्रमाणित किया था? तो वर्ग ने कब? 1962 ईस्वी में। यह फलों को पकाने व मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों व फलों के विलयन को भी प्रेरित करता है। कह रहा है कि यह फूलों को पकाने व मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों को, पुष्पों व फलों के विलयन को भी प्रेरित करता है। फल को पकाने का तो काम करता ही है, मादा फूलों की संख्या में भी वृद्धि करता है, लेकिन क्या करता है कि पौधों के जीर्णता को नहीं रोक पाता है, पत्तियों को गिरने से नहीं रोक पाता है, पुष्पों एवं फलों को गिरने से नहीं रोक पाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीजेंस, ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों को खिलने में मदद करते हैं। कहाँ बनते हैं फ्लोरीजेंस? तो पत्ती में बनते हैं और फूलों को खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। ट्राउमेटिन यह एक प्रकार का डाइकार्बोजिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है, इससे पौधे के जख्म भर जाते हैं, ठीक है। ट्राइमोंटिन क्या काम करता है? तो पौधे के जख्मों को भरने का काम करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पादप हार्मोन के बारे में बात कर लिया है। अब हम लोग पादप रोग के बारे में बात करेंगे।